ठीक है, तो उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वलिटी ऑफ एसी सर्किट दिया गया है, आई एंड वी इक्वेशन दी गई है, आपको पावर डिसिपेशन एक यूनिफॉर्म मैकेनिकल फील्ड बी है। ठीक है, हम ये पूरा लिखेंगे नहीं क्योंकि इस फाइव बी इक्वल्स टू कितना होगा, मैकेनिकल फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। तो 5 से पता है कि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमको निकालना क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसको समझने के लिए हमको कॉइल को रोटेशन कराना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले कॉइल इनिशियली कुछ एंगल नहीं थी, लेकिन उसको जब घुमाया तो थीटा एंगल घुमा दिया, cos टू बी ए cos ओमेगा टी डिफरेंशिएट कर देंगे, d5b/dt cos टू बी ए cos ओमेगा टी का माइनस 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूछी मुझसे, एंगल कर लिए इसमें एंड एल भी था। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, देखिए आयरन में टूटी हो गया। वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर कंटिन्यू हम लोग आगे इसी सीरीज को बढ़ाते हुए टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रो इंडक्शन के बाद सेकंड टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, जानते हैं हम लोग। देखिए कौन सा टॉपिक दिख रहा है आपको, अल्टरनेटिंग करंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्लास 12 फिजिक्स, अल्टरनेटिंग करंट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीवीक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आएंगे एग्जाम में। Deduce an expression of induced EMF equation which developed in a rectangular coil which rotates in a uniform Meckel field. Uniform Meckel field में यदि कोई coil rotate होती है, ठीक है, तो उसमें कितना induced EMF, उसके induced EMF equation क्या होगी। Expression of induced EMF equation बताना है जो rectangular coil uniform Meckel field में rotate करती है। फिर इस given equation दी गई है E बराबर दिस, और आपको क्या क्या निकालना है, पीक induced EMF, frequency, phase difference, instantaneous current and voltage of AC circuit दिया गया है, आई एंड वी इक्वेशन दी गई है, आपको पावर डिसिपेशन इन सर्किट बताना है, वॉटलेस करंट बतानी है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज बतानी है ऑफ मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग, जो उनके बीच में रखा जाता है, सुटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, आईआरएमएस को I0/√2 प्रूव करना है, और साथ ही साथ हम लोगों को पावर कोफिशिएंट बताना है, एक्सप्लेन ब्रीफली, और ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है। बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है क्लास में। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यूज जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को आते हुए देखे हैं, तो आप लोग जब इन क्वेश्चंस को करें तो थोड़ा ध्यान से पहले तो क्वेश्चन लिख लें, और फिर जो मैं इस वीडियोस में बताता जाऊँ उनको ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चीजों को, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन। ये हम लोगों को दिख रहा है क्या, कि इसमें सबसे पहली चीज तो पेन टेक करते हैं। ये हम लोग को दिख रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैकेनिकल फील्ड लगी है, इसमें एक कॉइल रखी है ABCD। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ये A वेक्टर, ये B है, ये मैकेनिकल फील्ड है, ये इसके साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो उस पर जो फ्लक्स होगा 5V, तो आप लोग जानते हो एक यूनिफॉर्म मैकेनिकल फील्ड B है। ठीक है, हम ये पूरा लिखेंगे नहीं क्योंकि इसको समझिएगा। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD जो यूनिफॉर्म मैकेनिकल फील्ड B में रखी हुई है। एक यूनिफॉर्म मैकेनिकल फील्ड जो है वो B है, उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD रखी हुई है, इसमें करंट जो है वो I फ्लो कर रही है बच्चों, I करंट इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल पे। तो अब इसमें क्या कि उसका एरिया वेक्टर A है, वो B मैकेनिकल फील्ड में रखी है और थीटा एंगल पर रखी है, तो बताओ मैकेनिकल फ्लक्स कितना होगा, तो B वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो B वेक्टर डॉट A वेक्टर होगा तो B है cos थीटा लिख लेंगे हम इसको। तो 5B इक्वल्स टू कितना होगा, मैकेनिकल फ्लक्स कितना होगा, B है cos थीटा। तो 5B जो होता है मैकेनिकल फ्लक्स होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैकेनिकल फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के, तो B वेक्टर डॉट A वेक्टर होगा B है cos थीटा। और हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, तो थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। ठीक है, तो 5B इज इक्वल्स टू BA cos ओमेगा टी। अब हमको ये बात अच्छे से पता है कि हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन चाहिए,
तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसको समझने के लिए हमको कॉइल को रोटेशन कराना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले कॉइल इनिशियली कुछ एंगल नहीं थी, लेकिन उसको जब घुमाया तो थीटा एंगल घुमा दिया। तो जब हमने कॉइल को थीटा एंगल घुमा दिया, जो यूनिफॉर्म, और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, जो कॉइल है ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। ध्यान दीजिएगा फिर से, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एबीसीडी में आई करंट फ्लो कर रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। एट एनी इंस्टेंट इसने थीटा एंगल बना रखा है एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जिसको हम phi b कहेंगे, वो रियल में डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो बी ए cos थीटा होगा, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा बराबर ओमेगा टी। अब हम इसको, ये जो phi b आया है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी phi b अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, बी ए बाहर हो गया, cos ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया हम लोगों का बी ए ओमेगा माइनस यहाँ पे हो गया साइन ओमेगा टी। ठीक, ये वैल्यू आ गई डी phi b अपॉन डी टी। ये मैग्नेटिकल फ्लक्स चेंज आ गया। और हम लोग जानते हैं अच्छे से, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेटिकल फ्लक्स चेंज जो है वो माइनस का बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। और आप लोगों को पता है कि ई बराबर होता है माइनस का डी phi b अपॉन डी टी। ये किसने बताया, ये फैराडे लॉ ने बताया, फैराडे लॉ से। तो E इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू रख दो, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, तो E बराबर आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फॉर n टर्न्स के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फॉर द मैक्सिमम, ये कौन सी है, इंड्यूस्ड इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन फॉर मैक्सिमम ईएमएफ के लिए हम E को E नॉट करेंगे, और E को E नॉट तब कर पाएंगे जब हम साइन ओमेगा टी को 1 लिखेंगे। जब साइन ओमेगा टी को 1 लिखेंगे तो E इज इक्वल टू E नॉट होगा, और E नॉट किसके बराबर होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, एक कॉइल है जिसका नाम ABCD है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। एट एनी इंस्टेंट उसने थीटा एंगल बना रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो एरिया वेक्टर B के बीच में थीटा एंगल है। तो phi b इक्वल्स टू b डॉट a, तो b डॉट a का डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो b a cos थीटा, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। phi b इज इक्वल्स टू b a cos ओमेगा टी, डिफरेंशिएट कर देंगे, d phi b अपॉन dt इज इक्वल्स टू b a cos ओमेगा टी का माइनस का sin ओमेगा टी इनटू ओमेगा, माइनस बाहर करेंगे तो माइनस b a ओमेगा sin ओमेगा टी, d phi b आ गया, d phi b अपॉन dt, फ्लक्स चेंज आ गया, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ फ्लक्स आ गया। अब ये उठाकर कहाँ रख देंगे, E बराबर वाले फॉर्मूले में। तो E की जगह यहाँ जब रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो E बराबर आएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फॉर n टर्न्स के लिए E की इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल्स टू एन बी ए साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम ईएमएफ में साइन ओमेगा टी को हम कितना कर देंगे, 1, तो E बराबर हो जाएगा E नॉट। उस केस में E नॉट होगा जब साइन ओमेगा टी क्या करेंगे, 1। इस बात को करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोगों ने E बराबर निकाला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और मैक्सिमम साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 करने के लिए जब हमने साइन ओमेगा टी 1 किया तो E बराबर E नॉट हुआ, E नॉट कर दिया, यहाँ पे हो गया एन बी ए ओमेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन। इसको हम लोग यदि ग्राफिकली समझे तो हमको पता है कि ये E है, ये T है, साइनोसॉइडल कर्व बनेगा, साइन का फंक्शन फॉलो करेगा। ये प्लस का E नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट की, और ये मिनिमम वैल्यू है E नॉट की। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, आप इसकी रेंज भी देख सकते हो। E की जो रेंज होगी, E की रेंज, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो रेंज होगी वो होगी माइनस E नॉट से प्लस E नॉट। ठीक, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हम लोगों को, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हंड्रेड टी प्लस पाई बाई 4, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इससे कंपेयर करेंगे
comparison with equation तो E नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा 20 वोल्ट के। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 100 हर्ट्ज। फाई की वैल्यू कितनी होगी π/4। तो देखिए आपको पता चला। और तो यहाँ से जो ये आपने कंपेयर किया तो इसी को तो हम लोग बोलेंगे पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला आंसर हो गया। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूछी मुझसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 2πf होती है इक्वल्स टू 100। 2 से काटा तो कितना हुआ 50। f की वैल्यू कितनी होगी 50/π हर्ट्ज। फेज कितना आ गया π/4। फेज हो गया π/4। तो बताइए E इज इक्वल्स टू 20 sin 100t प्लस π/4 में E इज इक्वल्स टू E नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई से कंपेयर करेंगे तो E नॉट की वैल्यू 20 वोल्ट आ गई, ओमेगा 100 हर्ट्ज हो गया तो F बराबर 50/π हर्ट्ज। और फाई फेज डिफरेंस है, फाई की वैल्यू π/4 आ गई। क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा उसको देखते हैं हम लोग। I की वैल्यू दी है 10 sin 300t एम्पियर में। V की वैल्यू दी हमको 200 sin 300t वोल्ट में। पावर डिसिपेशन निकालना है। तो बच्चे साइन के अंदर जो वैल्यूज लिखी है वो सेम है, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है 0 डिग्री। फेज डिफरेंस 0 डिग्री। तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री तो पावर जब भी निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा होगा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। फाई की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो P बार इज इक्वल टू क्या हुआ VRMS इंटू IRMS। VRMS हो गया V0/√2 इंटू IRMS हो गया I0/√2। V0 I0/2। यदि हम लोग यहाँ देखें तो ये किसका काम करेगा I0 का। इसको देखें तो ये किसका काम करेगा V0 का। 10 इंटू 200/2। 2 से काटा कितना है 100। 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000 वॉट। तो जो पावर आई वो 1000 वॉट आई। तो देखिए एक I की क्वेश्चन दी, V की क्वेश्चन दी है। पावर जो होता है किसी भी AC में वो P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है। पावर ऑफ AC से निकाला जाता है। पावर ऑफ AC VRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, IRMS होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, cos फाई होता है फेज डिफरेंस है। cos फाई होता है पावर कोफिशिएंट। 0 डिग्री लेना है क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि साइन के अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं वो फेज को डिपेंड करती है और दोनों में साइन 300t तो फेज डिफरेंस है नहीं 0 डिग्री। मतलब कौन सा सर्किट है, हम लोगों ने सर्किट भी पता कर लिया, ये आर सर्किट है। फेज डिफरेंस ना हो तो सर्किट आर सर्किट होता है। उसमें पावर कैसे निकल जाती है VRMS इंटू IRMS। VRMS होता है V0/√2, IRMS I0/√2। √2 हो गया। V0 की वैल्यू दी गई है 200, जो हमने कंपेयर करके बताया कि ये V0 डिफरेंट करता है और ये I0 करता है। कभी भी याद रखा इक्वेशन दी जाए तो हमेशा कंपेयर इससे की जाती है। तो ये V0 I0 है, ये I0 है और ये हम लोगों का V0 है, ठीक है। इससे कंपेयर किया जाता है और हम लोग का फिर वैल्यू रख देंगे 10 into 200/2 दैट इज 1000 वॉट। तो पावर डिसिपेशन कितना आ गया 1000 वॉट। क्लियर ना मेरी बात आप लोगों को। तो दो इक्वेशन दी जाए, पावर निकालनी हो तो VRMS इंटू IRMS cos फाई। बस फाई देख लिया करो। VRMS V0/√2 I0/√2। V0 I0 की वैल्यू रख दोगे। V0 I0 पीक वैल्यूज होती हैं तो ऊपर में I0 10 है, यहाँ पे V0 200 रख देंगे, वैल्यू सॉल्व कर देंगे, आंसर जैसे क्या किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉटलेस the current which is flowing in those circuit which is resistanceless, like
L circuit, C circuit, LC circuit are known as wattless current. तो P bar is equals to VRMS into IRMS into cos phi। और आपको बताया कि हर केस में जिसमें the current which is flowing in those circuit which is resistanceless, ठीक है, like L circuit, C circuit, LC circuit is known as wattless current। wattless current में जो I होता है, जैसे मान लीजिए L सर्किट है तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर जो होता है करंट के साथ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखता है। करंट जो होती है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो करंट के साथ 90 डिग्री का, ये इस केस में क्या है, फॉरवर्डिंग है, और इस केस में क्या है, लैगिंग है। फाइव की जगह 90 डिग्री रखेंगे, cos 90 जीरो, तो पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो क्योंकि तुमको भी पता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi है, को phi की जगह 90 डिग्री रखेंगे। L सर्किट में भी वोल्टेज जो होता है करंट के साथ 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है, C सर्किट में भी करंट जो होता है वो वोल्टेज के साथ 90 डिग्री लैग करता है। देखो वोल्टेज जो होता है करंट के साथ 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है, किसमें, L सर्किट में, कुल मिला के फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। और C सर्किट में क्या होता है, करंट जो होती है वो 90 डिग्री फॉरवर्ड होती है लेकिन वोल्टेज जो होता है 90 डिग्री लैग करता है करंट के रिस्पेक्ट में। तो कुल मिला के फेज डिफरेंस 90 डिग्री का रहेगा। तो पावर जब निकालोगे तो 5 की जगह 90 रखोगे तो पावर कितनी आएगी, जीरो, पावर लॉस ही नहीं होगा, नो पावर लॉस, ठीक है। तो उस करंट को हम लोग कौन सी करंट कहेंगे, जिसमें कोई पावर ही ना हो, एक ऐसी करंट जो फ्लो कर रही हो जिसमें कोई पावर लॉस ना हो, उसको कौन सी करंट कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं, उसको हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। Mention two characteristics properties of the material suitable for making core of transformer। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मटेरियल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स में, सबसे पहले इट हैज हाई परमिबिलिटी, इट हैज हाई परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, हाई परमिबिलिटी मतलब allow of high magnetical field, allow of high magnetical field। दूसरा it has high coercivity, coercivity, दो प्रॉपर्टीज पूछी थी, दोनों बता दी। देखो तो कह रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए मटेरियल की कोर, ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है बेसिकली वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर परमिबिलिटी ज्यादा होती है। परमिबिलिटी का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस कितनी पास कर सकती है। तो इसकी जो मटेरियल यूज करोगे वो फेरोमैग्नेटिक होगा, उसकी परमिबिलिटी ज्यादा होता है, हाई परमिबिलिटी होती है, मतलब अलाउ ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड। और इट हैज हाई कोर्सिविटी, कोर्सिविटी रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी का मतलब क्या होता है कि जो इसको डीमैग्नेटाइज करोगे तो ये टाइम लेगा डीमैग्नेटाइज करने में, तो उसकी कोर्सिविटी भी ज्यादा होती है। तो दो प्रॉपर्टीज हैं इनके बनाने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का क्वेश्चन, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको पता है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड in L circuit, the resistance offered in L circuit are termed as inductive reactance,
be the angular frequency and L be the self-induction coefficient. Then इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो एक्सएल होता है और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ एल। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ एल। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन एल सर्किट नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एल को सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, जो एक्सएल होता है ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ एल। दूसरी चीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? The resistance offered in C circuit, C type of circuit, C circuit in AC, L circuit in AC are known as capacitive reactance. It is denoted by XC। ठीक है, और X अब इसको यदि हम लोग देखें तो XC बराबर जो होता है वो 1/ओमेगा C 1/2 पाई FC होता है। XC बराबर होता है 1/ओमेगा C 1/2 पाई FC। The resistance offered in C set of circuit in AC is known as capacitive reactance. XC बराबर होता है 1/ओमेगा C 1/2 पाई FC। XL equals to ओमेगा L 2 पाई FL। दूसरी चीज इम्पीडेंस। तो टोटल effective resistance in LCR circuit, the total effective resistance in LCR circuit are termed as impedance of the circuit. It is done by Z. For LCR circuit, Z जो होता है वो रूट के अंदर एक्सल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। या एक्सल जो होता है वो होता है ओमेगा 2 पाई FL। XC जो होता है 1/ओमेगा C 2 पाई FC। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IRMS प्रूव करना है हमको I0 by √2। देखिए, द अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशंस is represented as I is equals to I0 sin ओमेगा t। ठीक है, और कभी भी IRMS निकालना है तो IRMS यहाँ पे याद रखिएगा, I0 जो होता है वो पीक करंट होती है। तो IRMS जो होता है वो रूट के अंदर 0 से t I स्क्वायर dt अपॉन कैपिटल T होता है। 0 से t I की वैल्यू रख दो, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन कैपिटल T। यहाँ पे
1/t बाहर, 0 और यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर भी बाहर, यहाँ पे क्या हुआ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये dt हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन टी। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, देखिए आईएमएस निकलता कैसे। पहले तो आईएमएस निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट इक्वेशन जो होती है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। आई नॉट क्या होती है, पीक करंट। कभी भी आईएमएस आपको निकालना तो ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, क्या जी रूट के अंदर 0 से t आई स्क्वायर डी टी स्क्वायर करंट का जो समेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक समेशन के रूप में यूज होता है, और 0 से t इंटीग्रेट करेंगे आई स्क्वायर डी टी को, और जितने टाइम पीरियड में हमने इसको इंटीग्रेट किया उस टाइम से डिवाइड करेंगे, फिर आई की वैल्यू रख देंगे आई नॉट साइन स्क्वायर। जब आई की वैल्यू रख देंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर को बाहर करेंगे, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। यहाँ पे ये हो गया, अब ये ध्यान रखें, और ये हो गया डी टी, ये ध्यान रखिएगा। ओमेगा टी को बाहर कर लीजिए, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, ये हो गया 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये हो गया dt। ठीक, अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा भी है और जानते भी है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो कभी भी हमको ये ध्यान रखिएगा ओमेगा टी लिखना हो तो ओमेगा टी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 2 पाई। कितनी होगी बच्चों 2 पाई। इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा t, और cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट क्या रहेगी बच्चों 0 से t, और बाहर क्या है रूट के अंदर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, t रखोगे तो आपको ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अब हमको ये बात ध्यान रखनी है कि ओमेगा टी लिखा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा समझ लो। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि हमको t रखनी, तो t से t कट जाएगा, और कांस्टेंट टर्म देखो जरा जल्दी से एक बार समझ लो। जल्दी से क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको ये बात ध्यान समझनी तभी कर पाएंगे। 0 से t आई स्क्वायर डी टी हो गया, आई की वैल्यू रख दी मैंने आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। फिर क्या किया बच्चों, हम लोगों ने आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, टी से डिवाइड कर लिया, आई नॉट स्क्वायर बाई टी हो गया, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। फिर इसके बाद क्या किया हमने, ये कांस्टेंट बाहर हो गया। फिर मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 करते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ 2 ही लिखा जाएगा, 2 ओमेगा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसका, तो डिवाइड बाय 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ये जो लिख रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, मतलब इंटीग्रेशन नहीं बल्कि उसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा के टर्म में, साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख लिया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, जब हमने ऐसा कर लिया तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2t। ठीक है, फिर ऐसा रहा 2 को बाहर कर लिया 2t हो गया। अब बच्चों क्या किया मैंने, यहाँ पर 2t हो गया,